इसमें हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। इनके सिंबल्स क्या हैं? वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा, और एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस मिलता है। ठीक है, ये एक दूसरे के स्क्वायर या स्क्वायर रूट वाले रिलेशन से कनेक्टेड है। नाउ वेरिएंस के लिए भी मैं तुमको क्या बोलूँगा, बस एक सेंटेंस याद रखो। क्या सेंटेंस? कि इट इज सिग्मा स्क्वायर इज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, इसको याद करने का देखो क्या तरीका है, इजी वे, कि तुमने मीन डेविएशन में क्या किया था? मीन डेविएशन में तुमने डी का मीन लिया था, डी पहले डिफाइन किया था, फिर उनका मीन किया था। डी कैसे डिफाइन किया था? मॉड एक्स आई माइनस एक्स मीन करके। यहाँ पर हमें क्या करना है? सिग्मा स्क्वायर के लिए तुम पहले लिखोगे डी आई स्क्वायर, यानी एक्स आई माइनस एक्स का मीन होल स्क्वायर, और फिर सिग्मा स्क्वायर क्या करोगे? कैसे आएगा? सिग्मा स्क्वायर विल बी मीन ऑफ दिस डी आई स्क्वायर। ठीक है, मीन ऑफ डी आई स्क्वायर, और डी आई स्क्वायर का मीन के लिए समेशन से बताओ क्या लिखोगे? मीन ऑफ डी आई स्क्वायर के लिए समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन। ये चीज मैंने पहली क्लास में बताई थी तुम लोगों को कि जिसका भी मीन चाहिए होता है उस चीज में तुम इस पैटर्न को कॉपी कर देते हो, समेशन एफ आई इंटू दैट थिंग जिसका तुम्हें मीन चाहिए। तो हमें डी आई स्क्वायर्स का मीन चाहिए तो हमने उसके स्क्वायर्स का कर दिया। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं कुछ एग्जाम्पल देके बताऊं कि ऐसा क्यों किया हमने डी आई स्क्वायर के मीन के लिए। अंशिका, अनिकेत, यस सर। अंशिका तुमने बहुत लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर। क्या हो गया था? सर वो खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया। अरे भाई, तो ज्वाइन करके कम से कम सुन ले सकते हो खाना खाते समय लेक्चर सुनने में क्या बात है? ये तो तुम लोग को इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है। हाँ, पहले तो तैयार होकर के 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था कोचिंग आने के लिए, अभी तो खाना खाते खाते भी ऑन कर सकते हो। पहले तो खाना ये ऐसा रेगुलर नहीं करना है क्योंकि अदरवाइज तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बट अगर थोड़ा लेट हो रहे हो, 5 मिनट लेट हो रहे हो, हाँ चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। अब ये बताओ कि क्या ये समझ में आया कि मैं मीन ऑफ डी आई स्क्वायर अगर बोल रहा हूँ तो तुम अपने आप से ये सोच सकते हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुमको ये रटना पड़े। क्या ये चीज क्लियर है अंशिका? यस सर। ओके, तो किसी को भी इसका वो नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशन? हाँ बोलो। एक डाउट था कि हम स्क्वायर सॉल्व कर ही क्यों दें, मतलब उसका हमें मतलब आउटकम क्या चाहिए? चलो ठीक है, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा क्वेश्चन एक्चुअली 1 दिन पहले आ जाना चाहिए था, लास्ट क्लास में तुमको पूछना चाहिए था कि ये मॉड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, ये जो हमारी मीन डेविएशन हो या वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ये हम किस लिए निकाल रहे हैं ये समझो। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था जो चैप्टर, उस चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ी थी, मीन मीडियन मोड, दे वर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उन तीनों का ही रोल कुछ ऐसा जानने का कि सेंट्रल क्या चीज़ है, जो डाटा गिवन है उसमें सेंटर कहाँ है। तो वो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग चीज़ यूज़ होती है। कभी हो सकता है कि मीन ज़्यादा यूजफुल हो, कभी मीडियन, कभी मोड, बट तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी बता रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि डाटा का जो वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डाटा हमें पता लगे। अब ये क्या होता है? वेरिएशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये मैं जरा दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मान लो एक क्लास है, उस क्लास में जो बच्चों के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं ऐसा बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इधर वाई एक्सिस पे बना रहा हूँ, इधर मार्क्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ग्राफ बनाया बच्चों के मार्क्स का, तो जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पीक होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा डाटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ बच्चे होंगे जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, बट यूजुअली कम और ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कम और ज़्यादा में कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग में लो होता है और लास्ट में भी लो होता है। ठीक है, क्लास में अगर देखा जाए 90% से अबव बच्चे बहुत कम होते हैं, और बिल्कुल 10-20% वाले भी बहुत कम होते हैं, और बीच में 40, 50, 60%, 70% में पीक आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाटा का। तो ये जो डाटा है
इसमें एक क्लास का मान लो ये क्लास ए है, क्लास ए का मैंने ऐसा बनाया, क्लास बी का मैंने बनाया, क्लास बी का डाटा कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये बताओ कि किसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्लास ए में कि बी में? क्लास ए में ज्यादा वैरायटी है स्टूडेंट्स की, और किसमें ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है स्टूडेंट्स की? बी में। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि ए में बहुत लो मार्क्स वाले भी और बहुत हाई मार्क्स वाले भी हैं, पर बी में लो और हाई में जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। ये मार्क्स तुम क्या कह रहे हो? बी में हाई, फिर से रिपीट करो अपना सेंटेंस, क्या बोला तुमने? क्योंकि बी में ज्यादातर लोगों के एक ही जैसे मार्क्स आए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि बी में ज्यादातर लोगों के एक ही जैसे मार्क्स आए हैं? क्योंकि उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी वाली जो कंपोनेंट है वो स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट के ज्यादा यानी कि पीक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है उसमें, लगभग फ्लैट सा ग्राफ है, ए के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैट है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत निकाल रहे हो तुम लोग, अभी ग्राफ को ही नहीं समझे कि ग्राफ क्या है। ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर कौन है? मार्क्स हैं, वाई एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी। अगर वाई एक्सिस पर मार्क्स होते तब तुम कहते कि ये जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस सा लग रहा है। अगर वाई एक्सिस पर मार्क्स होते तब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तुम कहते कि इसमें ज्यादा वाले जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, अगर इधर मार्क्स होते तो एक्स मैक्सिमम ये पीक को डिनोट करता, ठीक है, और जो ए वाले की पीक है वो ज्यादा होती तो तुम कहते कि मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा ऊपर हो गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो एक्स मैक्सिमम का है ही नहीं, मतलब एक्स का वाई एक्सिस पर है ही नहीं। तो फिर अब जरा सही से इंटरप्रिटेशन करो ग्राफ का। सर क्लास बी में से ज्यादा वेरिएशन है सर मार्क्स की? यस, बी में ज्यादा वेरिएशन है। देखो यहाँ पर अगर तुम देखो कि लो मार्क्स वाले, मान लो यहाँ पे 10% वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो किसमें 10% वाले ज्यादा हैं? बी में ज्यादा हैं, ठीक है, बी में 10% वालों के नंबर ज्यादा हैं। और फिर उसके बाद फिर ये भी 20% वाले भी हैं, ठीक है। फिर अच्छा, जो जहाँ पर मैक्सिमा आया है, मान लो ये आया 40% पर, 40% यानी कि अब मैक्सिमम में बहुत ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम ये देखो कि 40% वाले मार्क्स के ए में क्या है? ए में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ए में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है। ए में तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि ए में अगर तुम देखो ज़्यादातर बच्चे, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हाइट यहाँ पे डिनोट हो रही है, ए में ज़्यादातर बच्चे, ये अगर लेफ्ट एक्सट्रीम छोड़ दो और राइट एक्सट्रीम छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इस सेक्शन में फिट हो गए, क्लास के ज़्यादातर बच्चे इतने में आ गए, ठीक है। तो बहुत कम वेरिएशन में वो सारे बच्चे आ गए। जबकि बी में क्या है? बी में लोअर मार्क्स वाले भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और हायर मार्क्स वाले भी ज़्यादा बच्चे हैं, और बीच वाले में बहुत ज़्यादा बल्ज नहीं है, ठीक है। तो बी का अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें सपोज 0 to 10, अगर मैं, चलो ए और बी दोनों के लिए मैं एक रैंडमली फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, मान लो हाईएस्ट 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए का जैसा है, ए वाले में क्या है, मान लो दोनों क्लास में 100 बच्चे हैं, तो ए वाले में ये बीच में जो नंबर हैं, अभी अगर मैं 50 तक ले रहा हूँ तो यहाँ पे 25 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में जाके 50 हो जाएगा। तो 20 to 30 में ए में ज़्यादा लोग हैं, 20 to 30 में, तो ऐसा कर लेते हैं कि ए में मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिए 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 इधर लगा दिए, 20 इधर लगा दिए, 5 and 5 इधर लगा दिए, हो गए टोटल 100। ये ए का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर ग्राफ देखो तो। और बी में किस तरह का है? बी में कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 15 नहीं, चलो 25 ले लो, यहाँ 25 ले लो, कितना हो गया ये? 50 हो गया, 50 के बाद 2 70 हो गया, यहाँ 30। कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा बी का है। अब तुम जरा डाटा देख करके बताओ किसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है?
बी में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, उसमें कम वाले भी और बहुत ज़्यादा वाले भी बच्चे ज़्यादा हैं, वेराइटी बहुत ज़्यादा है। जबकि ए में अगर तुम ये 5 और ये 5 छोड़ दो, एक्सट्रीम वाले छोड़ दो, तो सारे के सारे यहाँ 10 से 40 के बीच में भरे हुए हैं, और स्पेशली 20 से 30 में तो आधी क्लास भरी हुई है, तो यहाँ वेराइटी कम है। अब ये जो हम मेजर ऑफ वेरिएशन बात कर रहे हैं वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम अगर एक बार मैं ग्राफ फिर से बना देता हूँ, मान लो ये मेरा ग्राफ है और यहाँ पर मेरा मीन है, तो मैं ये देखूँ कि मीन से यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनका कि जो D1 है, ठीक है, डेविएशन, फिर ये है डेविएशन D2, ये है डेविएशन D3, ठीक है, इधर डेविएशन D4, इधर डेविएशन D5, इधर डेविएशन D6, ऐसे डाटा का डेविएशन है, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है उनका मैं अगर एवरेज निकालूं, उन डेविएशंस का एवरेज, तो ए ग्राफ में ज्यादा आएगा वो डेविएशन का एवरेज या बी में ज्यादा आएगा? किसमें डेविएशन बड़े बड़े डेविएशंस हैं, ए में कि बी में? बी में बड़े बड़े डेविएशन है, क्योंकि बी में तुम करोगे तो यहाँ मीन से ये बड़े बड़े ऐसे डेविएशंस आएंगे, और ए में क्या होगा? ए में छोटे छोटे डेविएशंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे, मीन से बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो ए में जो डेविएशन का एवरेज होगा वो स्मॉल होगा, बी में डेविएशन का एवरेज लार्ज होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने मॉड नहीं लगाया होता तो D6 ये हमारा D1 पॉजिटिव हुआ, D2 हमारा पॉजिटिव हुआ क्योंकि राइट साइड में डेविएशन है, ये पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव। अगर मैंने मॉड नहीं लिया होता तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे होते, हो सकता है कि एग्जैक्टली 0 हो जाए या कैंसिल होके कम से कम तो हो ही जाएगी वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, भले ही 0 ना करें, एक दूसरे को एग्जैक्टली ना करें, लेकिन कम तो हो ही जाएगी वैल्यू। हमें वो जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं उससे फिर कोई फायदा नहीं होगा, हमें डेविएशन का आइडिया नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव बनाना है मॉड लेकर के, ठीक है। तो ये आइडिया समझ में आ गया कि हमें डेविएशंस का एवरेज चाहिए। अगर हमें दो ग्राफ्स इस तरह के हैं, इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस देखना है बाय दिस मीन ऑफ द डेविएशंस, तो मुझे मॉड लेना पड़ेगा डेविएशंस का, अदरवाइज दोनों ग्राफ में सही पिक्चर नहीं पता लगेगी कि वेरिएशन किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है। अगर ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकली लोकेटेड है अबाउट द मीन, तो उस केस में हमारा मीन डेविएशन 0 आता है, अगर हम मॉड ना लें तो, ठीक है। मॉड ना लें तो दोनों ही ग्राफ मैंने सिमेट्रिकली बनाए हैं, अगर विदाउट मॉड लोगे तो कैंसिल होके एग्जैक्टली हमें मीन डेविएशन 0 मिलेगा। तो दोनों ग्राफ में अगर 0 मिला मीन डेविएशन तो हमें तो लगेगा कि डाटा तो बिल्कुल ही एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अगर मैं मीन डेविएशन 0 बनाऊं तो वो ग्राफ इस तरह का होगा, बिल्कुल ही पीक पतली सी, सारे के सारे लोग उस छोटे से इंटरवल में आ गए, ठीक है। मीन डेविएशन अगर मैं मॉड लेकर के डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे अगर डिफाइन कर रहा हूं और इसका मीन 0 हो जाए, इसका मतलब डाटा एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो यह हमारा अगर मीन डेविएशन 0 आए तो यही मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। तो हमें मॉड लेकर के करना है, मॉड लेने पे इनके हमें मीन डेविएशन में बिल्कुल जैसा डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वैसा पता लगेगा। अब पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरा उपाय क्या है, स्क्वायर करना, ठीक है। तो कहीं पर स्क्वायर करके जो हम निकाल रहे हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं पर हो सकता है मीन डेविएशन बेटर रहे। वो कहाँ पे क्या यूज़ करना बेटर है ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा NCERT में लिखा हुआ है बट उससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक सा कुछ लिखा हुआ है बट वो तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ लिंक नहीं करता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बैचलर डिग्री में आगे जाके पता लगेंगी जब तुम स्टैट्स में कुछ करोगे है, ठीक है। तो अभी जितना समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ही था। अब हम आ रहे हैं सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए। सिग्मा स्क्वायर निकाल लोगे तो सिग्मा तो निकाल ही लोगे अंडर रूट करके, तो हम लोग सिग्मा स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर किसका मीन है, इट इज मीन ऑफ DI स्क्वायर्स, ठीक है। तो मीन ऑफ xi माइनस x मीन का स्क्वायर। तो इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला क्या चाहिए हमें, सिग्मा स्क्वायर मीन हमें लेना है समेशन fi DI स्क्वायर अपॉन n, ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें कॉलम किसका बनाना पड़ेगा,
सबसे पहले तो तुम्हें कॉलम इंटरवल का दिया है, इंटरवल का यूज करके तुमने एक्सआई का कॉलम बना लिया, और फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ठीक है, इतना तो है। अब लास्ट में तुमको क्या चाहिए बताओ, लास्ट वाला कॉलम क्या चाहिए? मैं वहां से अपनी रिक्वायरमेंट देख रहा हूं, इसको देखो, मुझे लास्ट कॉलम किस चीज का चाहिए? यहां समेशन चाहिए एफ आई डी आई स्क्वायर का, तो यहाँ एफ आई डी आई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एफ आई डी आई स्क्वायर के लिए पहले क्या चाहिए होगा? डी आई स्क्वायर चाहिए होगा, विच इज एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर, ये चाहिए होगा डी आई स्क्वायर। अच्छा, डी आई कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? डी आई कहां से आएगा? बोलो जल्दी से, डी आई कहां से आएगा? एक्स मीन निकालना पड़ेगा, मीन हमें पहले से थोड़ी दिया होगा, तो एक्स मीन निकालेंगे। एक्स मीन कहां से निकालेंगे? तो एक्स मीन निकालने का तो 10th वाला तरीका है। एक्स मीन निकालने के लिए तुम्हें कौन से चीजें चाहिए? या तो तुम डायरेक्ट निकालोगे, समेशन एफ आई एक्स आई कर दोगे, ठीक है, या तो एफ आई एक्स आई का कॉलम लोगे और उसका समेशन कर लोगे, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। तो उसमें मुझे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं और एक्स्ट्रा नहीं बनाने कॉलम, बस एफ आई एक्स आई विल बी लास्ट। बट यूजुअली ये तुम मत करना, क्योंकि ये फिर बड़े बड़े डाटा हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? स्टेप डेविएशन लिखेंगे, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन एच। ठीक है, फिर एक एफ आई यू आई का कॉलम बनेगा, फिर समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई का यूज करके तुम यू मीन निकाल लोगे, यू मीन निकाल करके एक्स मीन निकाल लोगे, वो एक्स मीन यहां पे पुट कर दोगे। समझ में आया? अच्छा, जो लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग जरा चैट पे जरा रिप्लाई कर दें कि नहीं समझ में आया हो। तो ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो? और अच्छा, अगर मैं मान लो ये रिकॉर्डिंग तुम दोबारा देखो तो समझ में आ जाएगा। मैं भी इसके शॉर्टकट मेथड पे जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए अभी जितना बचा हुआ है। तो रादर देन मैं ये इसको रिपीट करूँ, ये इसमें पूरा जो प्रीवियस क्लास का था वही चीज़ है। अगर तुम्हें बेसिक समझ में आ गया होगा तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ज़रा रिप्लाई कर दो। अगर मेजॉरिटी होगी तो फिर मैं उसको रोक करके फिर पहले रिपीट करूँगा, ठीक है। जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया वो लोग चैट पे लिख देना कि रिपीट चाहिए उनको, ठीक है। नो लिख दो या रिपीट लिख दो। कोई भी नहीं आया है, चलो तो आई होप समझ में आ गया। नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज ही अपलोड कर दूंगा रात तक में, ठीक है। चलो अब इसके शॉर्टकट पे जाते हैं। अगर ये वैसे नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम ये है कि तुमने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि ये चीज़ मैं जो समझा रहा हूँ आज, जो 10th के रिवीजन के टाइम पे, वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वो अगर पकड़ लिया तो उसके आगे हर चीज़ समझ में आती जाएगी, ठीक है। उसके आगे फिर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। और वो भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सुनने की बात है। तो यहाँ पर हमें किसका मीन चाहिए था? डी आई स्क्वायर का मीन चाहिए था। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक एक करके करते चले गए, ठीक है। एक एक स्टेप हमने टेबल में एंट्रीज हमने कोई रटी नहीं है कि कौन कौन से टेबल के कॉलम रहेंगे, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते चले गए कि क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मेरा सारा जो वो है कि कैसे करना है वो केवल इस स्टेटमेंट के बेसिस पर अपने आप ही निकलता जा रहा है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर किसका मीन है? डेविएशंस के स्क्वायर का मीन है। मीन डेविएशन किसका मीन था? मॉड थे, वहां स्क्वायर की जगह हमने पॉजिटिव लेने के लिए मॉड कर दिया था बस, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप ये वेरिएंस के शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जरा एक बार मैंने कुछ चीज़ें तुम लोगों को पहले बताई थी, उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। उसको मैं इस हेडिंग से पहले अलग से बताता हूँ। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। समेशन एक्स आई का क्या मतलब होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड अप टू जहाँ तक ये i इक्वल टू 1 से n तक हो तो xn तक, ये सबको पता होगा। अगर मैं समेशन एफ आई एक्स आई कहूँ तो क्या होगा? i इक्वल टू 1 टू n अगर लिखूँ तो ये होता है f1 x1 प्लस f2 x2 अप टू fn xn तक, ठीक है।
अगर समेशन मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है 2 ले लेते हैं, 2xi i इक्वल टू 1 to n, तो क्या करोगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, 2 कॉमन ले लेंगे सर, वो बाहर चला जाएगा। तो 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अप टू xn हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 समेशन xi लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो समेशन ट्वाइस ऑफ xi को में हम 2 को बाहर निकाल करके 2 ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म जिसमें कि i का ये सबस्क्रिप्ट ना हो वो बाहर निकल आता है, ठीक है। समेशन अगर मैं कहूँ कि a इंटू xi, a इज कांस्टेंट टर्म, तो हम उसको a समेशन xi लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। समेशन a fi xi, इसको मैं a समेशन fi xi लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और हमेशा हम समेशन में ये i इक्वल टू 1 to n नहीं लिखते हैं, ये नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि ये i की वैल्यू उस कॉन्टेक्स्ट में जहां से जहां तक जा रही है वहां के लिए, ठीक है। तो हर बार हम इतना i इक्वल टू 1 to n नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देख लो कहां से कहां तक है डाटा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मेरा केवल समेशन a हो तो क्या होगा। समेशन a i इक्वल टू 1 to n, तो हम a प्लस a एक हम i इक्वल टू 1 के लिए लिख रहे हैं ये, फिर i इक्वल टू 2 के लिए a लिख रहे हैं, लास्ट वाला i इक्वल टू n के लिए a लिखेंगे, तो ये कितनी बार a हो गए, ये n टाइम्स a हो गए, na। यस। तो अगर समेशन a कांस्टेंट का समेशन हो तो हम n टाइम्स a कर देते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर अगर मान लो मेरा टर्म ऐसा है, समेशन एक ब्रैकेट के अंदर समेशन यहाँ पर है मान लो कि UIH प्लस A और FI सबके बाहर, मान लो ऐसा समेशन है, तो हम क्या करेंगे, समेशन अभी जरा अंदर खोल लो, FI UIH प्लस FI A ऐसे ओपन कर लिया। अभी हमने समेशन ओपन नहीं किया है, FI को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब एक एक टर्म को अलग अलग कर लो, तो अलग अलग में ये H पहला वाला टर्म अभी FI UIH प्लस समेशन FI A, ठीक है। अब इसमें H कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन FI UI हो जाएगा, और यहाँ A कांस्टेंट है तो समेशन FI हो गया। और समेशन FI का क्या मतलब है, इसको हम n लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख दिया, ठीक है। और इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी ये ऐसे ही रहेगा FI UI, ठीक। आई होप समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब ये बताओ अगर डाटा गिवन है x1 x2 x3 अप टू xn तक, मुझे इनके स्क्वायर्स का मीन चाहिए, मीन ऑफ x स्क्वायर, तो क्या करना होगा, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, अपॉन n। यस सर। यस। और अगर मान लो इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है कि x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, f2 है, fn है, मान लो इस तरह से विद फ्रीक्वेंसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तब क्या करोगे, मीन ऑफ x स्क्वायर। सर f1 x1 स्क्वायर समेशन f5 xi स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। यानी कि f1 जो भी जैद बोल रहा था, f2 x2 स्क्वायर, f3 x3 स्क्वायर, ऐसा करोगे, होल अपॉन n, ठीक है। तो ये बात तो तुमको पता ही है कि जब तुम्हें एक्स स्क्वायर का मीन चाहिए तो तुम समेशन FI के आगे क्या लिखोगे, xi स्क्वायर लिखोगे। जब तुम्हें एक्स स्क्वायर का मीन चाहिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, जब तुम्हें x का मीन चाहिए होता है तो समेशन FI xi अपॉन n लिखते हो, ठीक है। अच्छा, मीन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम बार वाला सिंबल में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मीन लिख सकते हैं, ठीक है। बार वाले सिंबल में हमने एक्स स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर पूरे में होल बार लगा दिया, तो दैट इज मीन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये है मीन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मीन ऑफ एक्स होल स्क्वायर करो, तो ये क्या चीज है, ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर मीन है कि एक्स मीन स्क्वायर है, ए है कि बी है, मीन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये बी है, यस। मीन ऑफ एक्स पहले, स्क्वायर बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमारे काम आएंगी। चलो, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड सिग्मा स्क्वायर, इसमें भी शॉर्टकट में मैं पहले शॉर्टकट 1 ले रहा हूं, शॉर्टकट 1, ठीक है। शॉर्टकट 1 के बाद शॉर्टकट 2, इस शॉर्टकट का भी और शॉर्टकट हो जाएगा जो कि एनसीईआरटी में दिया है, बट मैं पहले बेसिक समझाने के लिए शॉर्टकट 1 ले रहा हूं, और ये मुझे मिसलेनियस में भी काम आएगा, इसलिए मैं पहले ये ले रहा हूं।
शॉर्टकट 1 में हम क्या करते हैं कि पहले सिग्मा स्क्वायर देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर का कौन है? मीन ऑफ डेविएशन स्क्वायर है, ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन स्क्वायर, यानी कि समेशन एफ आई और डेविएशन कौन है? एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर अपॉन एन है। यहां तक सबको आया समझ में? डेविएशन के स्क्वायर्स का मीन चाहिए तो ऐसे ही करोगे। फिर अभी ये जरा 1/n को अलग रख लेते हैं, अंदर हम समेशन एफ आई और इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, ठीक है, माइनस 2xi एक्स मीन प्लस एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। अब समेशन को ओपन करो जरा, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन एफ आई इंटू 2xi इंटू एक्स मीन प्लस समेशन एफ आई एक्स मीन स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? मैंने एफ आई अभी बस समेशन एफ आई सब में अंदर हर एक टर्म में कर दिया है, समेशन एफ आई, ठीक है। अब पहला टर्म देखो, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन में सब में अलग अलग डिवाइड करूंगा, तो पहले टर्म जो मिल रहा है इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, व्हाट इज दिस? अभी देखा था पिछले पेज पे, ये कौन है? सिग्मा। किसी चीज का मीन है, ये किसका मीन है? एक्स स्क्वायर। सर मीन ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, एक्स स्क्वायर का मीन है ये, ठीक है। चलो जब अगले टर्म पे पहुंचते हैं, अगला टर्म माइनस होल अपॉन एन अभी कर दें, और सब यहाँ कांस्टेंट टर्म है कोई जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं? न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट टर्म है इस यहाँ पर इनमें जिसको हम बाहर निकाल लें? 2 है, और सर 2 और सर एक्स मीन। एक्स मीन, तो 2x मीन में बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। 2x मीन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? समेशन एफ आई एक्स आई और बाहर वाला n नीचे आ गया, ठीक है, प्लस अगला टर्म देखो, समेशन इसमें कोई है कांस्टेंट? लास्ट टर्म में एक्स मीन कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो एक्स मीन का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, और समेशन एफ आई क्या होना है? समेशन एफ आई अकेला रह गया, और अपॉन एन, बोलो समझ में आया? यस सर। और समेशन एफ आई को क्या लिख सकते हैं? सर एन। एन एन कैंसिल होके 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा लास्ट टर्म में। तो माइनस, अच्छा अब यहां पे देखो ये क्या है? एक्स मीन है, बताओ कुछ अब कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है? यस सर। क्या सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है? सर n is equals to sigma fi। सर n is equals to the sum of frequencies ना सर, इसलिए 1 कट जाएगा। वो तो 1 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बट यहाँ अब इसके आगे ये बताओ, इसके आगे कुछ मिल रहा है? सम एक्स मीन का होल स्क्वायर सर। यस, माइनस 2x मीन का होल स्क्वायर प्लस एक्स मीन का होल स्क्वायर, दोनों तो सेम चीजें हैं, ठीक है। यस सर। माइनस 2 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर मीन माइनस एक्स मीन स्क्वायर, ठीक है। कितना इजी हो गया याद करना, ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब इसको अगर मैं कहूं कि इसको एक्सपेंड करो, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए एक्स स्क्वायर मीन को क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर मीन को क्या लिखोगे? समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन लिखोगे। और जो एक्स मीन लिखा है, होल स्क्वायर तो बाद में कर देंगे, एक्स मीन क्या है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये एक्स मीन है, ठीक है। अगर तुम याद रखो जस्ट, ठीक है, ये हमें रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू बी रिमेंबर, सबसे सिंपल हो गया।
ठीक है, और उसमें ये तुमको अलग अलग मैंने याद करा दिया है, तो ये तुम पुट कर सकते हो। और याद भी नहीं कराया मैंने, तो जो नीचे जो मैंने पिंक में लिखा है वो तो तुम्हें कॉमन सेंस का पार्ट है ना। पहली क्लास में मैंने ऐसे ही समझाई थी कि इस फॉर्मेट में हम मीन लिखते हैं, ठीक है, और विद लॉजिक समझाया था ये चीज़, ठीक। तो ऐसा फॉर्मूला अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर, और मैं कहूँ कि इसको रट लो तो तुमको आज तो रट लोगे बट अगले दिन याद रहेगा, और स्कूल में एग्ज़ाम के प्रेशर में याद रहे और मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, शायद आई थिंक उन्होंने क्या है जो मैं अब शॉर्टकट 2 बताऊंगा वो निकाला है, लेकिन इसकी ज़रूरत तुम्हें मिसलेनियस के क्वेश्चन में पड़ेगी, और मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस हैं उनके जैसे क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुके हैं। हर साल ही स्टैट्स का क्वेश्चन जनरली उसी में से आता है, ठीक है। इसलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा कि मैं पहले तुमको बेसिक वाला शॉर्टकट बताऊं कि हम कर क्या रहे हैं। अब शॉर्टकट 2 में हम यही काम करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें एक और नई चीज़ यूज़ कर लेंगे बस, ठीक है। अगर ये तुम्हें याद हो गया, ठीक है, ये वाला नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है, नो नीड टू मेमोराइज, ठीक है। तो बस ऊपर वाला याद रखना है और उसके बाद तुम अपने आप ही निकाल लोगे, ठीक है। अब देख लो शॉर्टकट नंबर 2। शॉर्टकट 2 में क्या करते हैं, शॉर्टकट 2 में हम वही रहता है कि तुम्हें डाटा तो दिया हुआ है, किसका, एक्स आई का दिया है और एफ आई का दिया है, ये गिवन होता है, ठीक है। एक्स आई चाहे इंटरवल के फॉर्म में हो तो एक्स आई तुम निकाल लोगे, एक्स आई एफ आई गिवन रहता है। लेकिन हम एक यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट वाई आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्या कोई नई चीज मैंने यूज करी है, पता था तुम्हें, ऐसा देखा है पहले, क्या बोलते हैं इसको, पहले हम इसको क्या नाम दे रहे थे, यूआई नाम दे रहे थे पहले, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें ए कौन है, एज्यूम्ड मीन है, हमारी मर्जी हम अपने हिसाब से जो यूज करें, ठीक है, ये एज्यूम्ड मीन है, दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस कि हम कितना लेना चाहें। एच क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये भी हमारे ऊपर है कि हम क्या लेना चाहें, ठीक है। तो ये काम हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए पहले ही कर दिया, ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही कर दिया हमने, ठीक। अब मुझे जो निकालना है सिग्मा स्क्वायर वो बताओ कौन है, 1 अपॉन एन समेशन एफ आई, बोलो आगे आगे बताओ जरा। सिग्मा स्क्वायर की डेफिनेशन अभी वाई के टर्म्स में नहीं, एक्स के टर्म्स में है, जो हम पहले कई बार लिख चुके हैं। फिर एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन और कुछ का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं वाई आई पुट करूंगा और एक्स मीन की जगह पे क्या पुट करना होगा वो भी देख लो जरा, कि यहाँ से तुम वाई मीन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हाँ चलो मैं जरा उल्टा को पहले एक्स मीन माइनस ए अपॉन, हाँ पहले मैं एक्स आई को ऐसे लिख लेता हूँ वाई आई एच प्लस ए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स मीन इक्वल टू वाई मीन इंटू एच प्लस ए, ठीक है। तो मेरे पास दो रिलेशन हो गए, एक्स लिखने के और एक्स मीन लिखने के, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है, या 1 2 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 और 2 से मैं एक्स आई और एक्स मीन यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, पुट एक्स आई एंड एक्स मीन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब क्या लिखें, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एफ आई, एक्स आई की जगह पर वाई आई इंटू एच प्लस ए, ठीक है, माइनस वाई मीन एच प्लस ए, बोलो एक मिनट जरा थोड़ा प्रॉपरली ब्रैकेट लगा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने एक्स आई की वैल्यू रख दी ये, ठीक है, एक्स मीन की वैल्यू रख दी यहाँ, ठीक है। बस अभी होल स्क्वायर मिस हो गया, होल स्क्वायर कहाँ लगाना है, करली ब्रैकेट के ऊपर लगाना है,
ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करोगे सबसे पहले? क्या a और a कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो? वन अपॉन एन समेशन एफ आई, और यहाँ पर तुम h कॉमन ले सकते हो, वाई आई माइनस वाई मीन, और होल स्क्वायर है तो h स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया। एनी प्रॉब्लम? वाई आई एच माइनस वाई मीन एच, h दोनों से बाहर निकाल लिया, ठीक है, लेकिन स्क्वायर भी था तो h जब बाहर आया तो h स्क्वायर हो गया है, और अंदर वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर है। ओके, ठीक, वन अपॉन एन। अब क्या करना है हमें? अब जरा बताओ, समेशन हम समेशन के अंदर में से कुछ बाहर ला सकते हैं? समेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट एच स्क्वायर को बाहर ले आओ, एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन। अब अंदर क्या बचा है? समेशन एफ आई वाई आई माइनस वाई मीन होल स्क्वायर है, तो मैं जरा ओपन कर देता हूँ स्क्वायर को, माइनस 2 वाई आई वाई मीन प्लस वाई मीन स्क्वायर। अब ये चीज़ तुम्हें देखी दिखाई लग रही है? पिछले में एक्स वाले में हमने ऐसे ही सब किया था, तो मैं यहाँ पर अब ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए बिल्कुल वही काम रिपीट कर दे रहा हूँ जो पहले किया था, ठीक है। अब इवन ये एन को भी अंदर ले जाओ, समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर होल अपॉन एन माइनस 2 वाई मीन इंटू समेशन एफ आई वाई आई अपॉन एन प्लस समेशन एफ आई वाई मीन स्क्वायर अपॉन एन, और ये तुम्हारा वाई मीन बाहर ही चला जाएगा ब्रैकेट के, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर, अब ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर्स का मीन माइनस 2 वाई मीन इंटू वाई मीन प्लस वाई मीन होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि लास्ट के दो टर्म तो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, ठीक है, माइनस 2 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, तो उनका सिंप्लीफिकेशन करके क्या हो जाएगा? एच मीन वाई स्क्वायर का मीन माइनस वाई मीन का स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा था, ये एच स्क्वायर चल रहा था यहाँ पे, एच स्क्वायर मैंने, ठीक है। तो अभी तुमने प्रीवियस वाले में क्या पढ़ा था? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, अभी शॉर्टकट 1 में क्या पढ़ा था? शॉर्टकट 1 में क्या आया था? एक्स स्क्वायर्स का मीन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था। और शॉर्टकट 2 में क्या आया? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, बस एच स्क्वायर का फर्क है, बाकी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, वाई स्क्वायर का मीन माइनस वाई मीन का स्क्वायर, ठीक है। शॉर्टकट 2 तुम्हें समझ में आ गया? क्या याद रह पाएगा? अगर 1 याद है तो 2 में बस इतना फर्क है कि एच स्क्वायर बाहर है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट 2 में एक बात और याद रखनी है कि ये y कहाँ है, कौन है? ये y हमने डिफाइन किया है, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। वेयर वाई आई भी हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, वाई आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। ये हमारी समरी हो गई शॉर्टकट 1 एंड शॉर्टकट 2 की। बताओ कितना समझ में आया? यस यस, ठीक है। अब ये जो शॉर्टकट 2 वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम रख देते हैं वाई स्क्वायर मीन की वैल्यू, ठीक है। जरा बताओ समेशन क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर मीन को? समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई मीन को क्या लिखोगे? एफ आई वाई आई अपॉन एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, होल स्क्वायर, ठीक। ये हुआ, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि बुक में जो फॉर्मूला दिया वो कहाँ से आएगा, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि तुमको ये रटना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऊपर जो मैंने निकाल दिया उतना याद रख लो, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे एन स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एन टाइम समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने ऐसे कह लो कि मैंने बाहर एन स्क्वायर से डिवाइड किया है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है,
ठीक है, इसमें मैंने एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एन रह जाएगा, यहाँ एन स्क्वायर से न्यूमरेटर में करोगे तो पूरा पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और बाहर मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया। अब सिग्मा लिखो, सिग्मा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का हो जाएगा एच बाई एन अंडर रूट एन टाइम्स समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ये बताओ, ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, क्या इसको रट सकते हो? अब शायद तुम रट भी पाओ इसको, क्योंकि अब तुम्हें हर एक टर्म में डिटेल पता लग गया कि वाई आई स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, यहाँ एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब। हो सकता है कि अब तुम रटना भी चाहो तो बहुत इजी हो जाए, लेकिन बिना इस सारी अंडरस्टैंडिंग के ये रटना तो तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, तुम्हें लगेगा तो 11th क्लास का सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला है। बोलो अब सब लोग कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं हो इसमें?